अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। अल्लाह पाक आप सबको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बने। आज हमारे नावल की लास्ट एपिसोड है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि सबको ये नावल कैसा लगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। इसकी आंख खोली तो पहली नज़र नमाज का दुपट्टा बांधे विर्द करती जुवेरिया बेगम पर पड़ी थी। ब्लाज मेरी जान, इसे आंखें खोलता देखकर फौरन करीब आ गई। मॉम, हल्का सा मुस्कुराकर नीम आंखों से उन्हें देखा। मेरा शेर दिल बेटा, इसका माथा चूमकर प्यार से बोली। रुदाबुर जुल्फकार साहब भी इसी कमरे में दाखिल हुए थे। भाई, वो तेजी से इसके करीब आई थी। आराम से रोदी, जुल्फकार साहब हंसकर बोले, जो पुरजोश अंदाज में इसके गले लगी थी। आपने तो डरा ही दिया था हम सबको। आपको पता है कितनी कैलोरीज बर्न हुई हैं आज आपके चक्कर में? पूरी फैमिली की। अलग होते हुए इसे घूरा। क्यों मामा, इसने खाना नहीं खाया क्या आज? शरारत से माँ से पूछा। खाना? आप खाने की बात कर रहे हो? हम सब ने तो पूरे दिन आंसुओं पर गुजारा किया है। और ये अपनी अम्मा जान का तो पूछे ही मत, एक तालाब तो बना ही देती है आज आपके नाम का। सदमे से बोलती माँ की पहुंच से दूर हुई, जो इसे अब घूर रही थी, जबकि बाप बेटा हंस पड़े थे। मेरा बहादुर जवान, जुल्फकार साहब ने मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया। आज इनके बेटे ने इनका सीना फख्र से मजीद चौड़ा कर दिया था। जब भी फारहा और सारम भी रूम में दाखिल हुए। ओ भाई, यहाँ तो बस बैकग्राउंड म्यूजिक की देर है। सारम ने इस इमोशनल सीन को देखकर छेड़ा तो सभी हंस पड़े थे। तमाम अफराद मौजूद थे सिवाय इसके, जिसका बिलाज जुल्फकार को शिद्दत से इंतजार था, मगर इसने आना था ना आई। काफी देर बातों की महफिल के बाद सारम ने सबको जबरदस्ती घर भेज दिया था, क्योंकि सभी पूरे दिन के न ढालते। क्या बात है, तू क्यों ऐसे उल्लुओं की तरह छत घूर रहा है? किसी सोच में गुम पाकर वो पूछे बगैर न रह सका। मेरा मोबाइल कहाँ है? पता नहीं, मेस में है शायद। वैसे भी डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, मोबाइल इज नॉट अलाउड। इसने फौरन हरी झंडी दिखा दी थी। अच्छा, अपना दे। क्यों भाई, मैं क्यों दूं? मेरी मंगेतर मेरी कॉल का इंतजार कर रही होगी। मजे से बोला, जानता था कि वो फोन क्यों मांग रहा है। तू दे रहा है या मैं उठूं? इसे घूरता हुआ दांत पीस कर बोला। अच्छा बता, क्या करेगा फोन का? बिल्कुल अनजान बनता मासूमियत से बोला। खब्बीस इंसान, वो तेरी एक अदद भाभी जो है ना, इसे याद दिलाना है कि मैं मरा नहीं हूं अभी। तब कर जोर से बोला तो वो एकदम गड़बड़ाता उठ खड़ा हुआ। मर क्यों रहा है, ले बात कर। मैं जरा कॉफी ले आऊं नीचे से। इसके पेट पर मोबाइल रखता बाहर निकल गया। बिलाज ने एक नज़र मोबाइल को देखा और इसका मोबाइल नंबर मिलाया। दूसरी जानब बस रिंगिंग हो रही थी, जो इसका सब्र मजीद आजमा रही थी, मगर दूसरी बेल पर रिसीव कर लिया गया था। हेलो। इसकी नींद से भरी खुमार आलूद आवाज ने बिलाज जुल्फकार के दिल को मजीद बेकरार कर दिया था। कुछ एहसास है? शोहर हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम नींदें पूरी कर रही हो? इसकी तपी हुई आवाज पर दनीन हसन की नींद भग से उड़ी थी। कौन? घबरा कर उठ बैठी। इसकी अभी थोड़ी देर पहले ही तो आंख लगी थी, जिसकी नींदें उड़ाकर इसके कमरे में मजे से नींदें पूरी कर रही हो। इसी से पूछ रही हो कौन? बहुत दिलनशीन अंदाज में बोला तो दनीन का दिल बहुत जोर से धड़का था। अब क्यों जाग रहे हो? अब तक क्यों जाग रहे हो? खुद को संभालते वॉल क्लॉक में टाइम देखा, जो 2 बजा रही थी। हाँ, यही तो दुख है कि क्यों जाग रहा हूँ, जबकि जागने का सामान तो मेरे खाली कमरे में रखा है। इसकी जुबानी बात और लहजे पर दनीन को अपना चेहरा सुर्ख पड़ता महसूस हुआ। मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करना। लहजा हत्तल मकान नॉर्मल रखने की कोशिश की गई थी। मिलने क्यों नहीं आई? इस बार लहजा बिल्कुल स्पॉट था। जरूरत नहीं समझी, सब तो आ गए थे। फिर एक मेरे ना आने से क्या फर्क पड़ा? चादर पर टेढ़ी मटेढ़ी लकीरें खींचती वो बोली। काश दनीन हसन तुम इतनी संग दिल ना होती तो शायद तुम्हें इस उल्लू के पट्टे की हालत का कुछ अंदाजा हो जाता। तुर्श लहजे में कहता काल काट गया था। दनी ने हैरत से मोबाइल को देखा और चंद लम्हे इसके जुमले पर गौर करती रही। क्या कॉल करूं दोबारा? नाखून कुतरती खुद से मुखातब हुई। दिल की धड़कनों में एक शोर सा बरपा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल की हालत को सख्ती से रद्द करती मोबाइल साइड पर डालकर सोने लेट गई, मगर अब ये मुमकिन न था। दनीन हसन ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी। वो हॉस्पिटल में खड़ी न जाने किस दिल से इस शख्स से मिलने चली आई थी, जबकि अभी खुद भी सही तरह सेहत याब ना हुई थी। सिर्फ एक नज़र इसे देखने, इसकी खैरियत मालूम करने, ब्लाज के हॉस्पिटलाइज होने और इसके होश में आने की खबर फारहा ने आज ही से दी थी। तब अंदाज़ा हुआ कि वाकई ही वो कितनी दूर हो गई थी इस शख्स से। लबों पर एक अफसरदा मुस्कुराहट बिखर गई, मगर अब एक झिझक का शिकार थी। जिस शख्स से हमेशा इसके दिल का एक खूबसूरत ताल्लुक रहा था, आज एक अजनबी बनकर कैसा लगता? नहीं,
मगर वो तो अब भी इसी तमतराक के साथ इसके दिल में विराजमान था। बुलाए जुल्फ़कार दनीन हसन और अपनी ज़ात के ट्रायंगल में उलझी इसके कमरे के दरवाजे के पास आकर रुकी। ये ऐसा ट्रायंगल था जिसमें दनीन हसन का कोना खुद ब खुद अपनी अहमियत इख्तियार कर गया था और इसकी जगह तो हमेशा के लिए ही बन चुकी थी। यानी सिर्फ अदन बशीर ही थी जो खामखा अपने कोने से लगकर बैठी थी, ये जानने के बावजूद कि अब बुलाए जुल्फ़कार कभी इस कोने की तरफ निगाह नहीं उठाएगा। वो एक निगाह भी नहीं जो हमेशा इसे देखकर उठती थी, वो निगाह जिससे अदन बशीर मोम की तरह पिघलने लगती थी, वो एक निगाह जिसके बदले अदन बशीर अपना सब कुछ त्याग सकती थी। मगर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बुलाए जुल्फ़कार, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से आज़ाद किया। मैं नहीं जानती कि तुम्हें भूल भी पाऊंगी या नहीं, तुम्हारा इश्क मेरे दिल के कैद खानों से मुझे आज़ाद करेगा भी या नहीं, मगर अदन बशीर अब तुम्हारे रास्ते की दीवार कभी नहीं बनेगी। सिर्फ तुम ही कुर्बानी नहीं दे सकते। बुलाए जुल्फ़कार, मैं भी अपना ज़ब्त आजमाऊंगी। फारहा से सच्चाई जानने के बाद वो बुलाए से किसी जवाब तलबी की मतमन्नी ना थी जिससे इस दिलरुबा शख्स के नजरें इसके आगे हमेशा के लिए झुक जाती। अपनी नम आंखों को साफ करती कमरे में दाखिल होगी। वो आंखें बंद किए नीम दराज था, इसे देखकर एकदम ही चौंक उठा। अदन, बहुत आहिस्ता से इसके लब हिले थे। इसकी बेहोशी के बाद अब इसे देखा था, कितना बदल गई थी वो इन चंद दिनों में। आसमानी कमीज शलवार पर हमरंग दुपट्टा ओढ़े, आंखों में उदासी सी छाई थी। बिलाज को लगा किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ऐसे क्यों हैरान हो रहे हो? क्या मैं मिलने नहीं आ सकती? हल्का सा हंसकर इसके बेड के सराहने रखी चेयर पर आ बैठी, मगर वो आज खामोशी से बस इसे तकता चला गया। और वो कितना गिल्टी करोगी? तल्ख लहजे में इसका कहता इसके सोगवार चेहरे को पड़ने लगा तो अदन ने तड़प कर इसे देखा। नहीं बिलाज, खुदा गवाह है, मैं सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दोस्त की इयादत के लिए आई हूँ। नम आंखों से इसे देखते हुए बोली, मैं इस काबिल नहीं हूँ अदन कि मुझसे इतना नॉर्मल बिहेव करके, और जलील ना करो प्लीज़। वो दुख से बोला था, मैं तुम्हें कुछ ना दे सका और जो मेरी बीवी है इसे भी मुझसे किसी अच्छाई की तवक्को नहीं। एक जहर खान मुस्कुराहट लबों पर आ गई तो दनीन के कल के रवैये ने इसे बहुत बददिल कर दिया था। तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं बिलाज, और रही बात दनीन हसन की, तो हर किसी को वक़्त चाहिए होता है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। नम आंखों से मुस्कुराकर इसे देखा और इसका हाथ थपक दिया। मैंने शायद सही कहा था, एक तुम ही मेरी अक्लमंद दोस्त हो। मुस्कुराकर अपना कनोला लगा हाथ इसके हाथ पर रख दिया और इसी वक्त कमरे में दनीन दाखिल हुई थी और ये मंजर देखकर इसका अगला सांस सीने में ही अटक गया था। बस एक लम्हा लगा था बिलाज को इसके हाथ पर से अपना हाथ हटाने में। अरे, मेरी अदन आई है। कमरे में दाखिल होती जवेरिया बेगम मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ी और माथा चूम लिया, जबकि दनीन हसन वहीं दरवाजे का हैंडल पकड़े खड़ी पत्थर हो चुकी थी। बमुश्किल खुद को घसीटती सोफे तक लेकर आई। जी आंटी, बिलाज की खैरियत मालूम करने आई थी। अब बस चलूंगी, बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है। हल्का सा मुस्कुराकर बोली। इसका मुस्कुराता चेहरा देखकर जुवेरिया बेगम के दिल में ढेर सारा इत्मीनान उतर गया था। दनीन को इसी लम्हे अपनी मौजूदगी बहुत गैर जरूरी महसूस हुई। बिलाज की नजरें इसी पर थी। रोज वाइट घुटनों तक आती फ्राक और चूड़ीदार पजामे पर शफून का हमरंग दुपट्टा ओढ़े ऊंची सी पोनी बनाए खुद को इस सारे मंजर से लाताल्लुक जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना, शफकत से बोली। अल्लाह हाफिज। दनीन और बिलाज पर एक मुस्कुराती निगाह डालकर बाहर निकल गई। वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी थी, इतनी गिरी पड़ी तो ना थी जो अपनी ज़ात को यूं बेमोल करती। सारम कह रहा था तुम डिस्चार्ज करने की जिद कर रहे हो। उन्होंने घूर कर बेटे को देखा जो अपनी बीवी के चेहरे के तराव चढ़ाव देखने में ही मगन था। तो कब तक इस तरह पड़ा रहूँगा? ठीक हूँ बिल्कुल। चिढ़कर बेड के सिरहाने से लगकर बैठ गया। क्या पाँव उठा के रखो, दो बस 5 मिनट की बात है, मैं आ रही हूँ। पाँव उठा के रखो। तुमने वादा किया था मुझसे मेहंदी लगवाते वक्त, इससे दूर होकर बोली। वो तो आंटी और मॉम के सामने तुम्हें चुप करवाने के लिए कहा था, मेरी भोली बिल्ली। मुस्कुराते हुए इसके तपे तपे नकोश देखे।
असद भी फैमिली समेत कनाडा से इनका वलीमा अटेंड करने आया हुआ था। दूर हटो, मैंने तुमसे बड़ा धोखेबाज नहीं देखा। इस पूरे महीने में ना कहीं घुमाया। फारा का कज़न फाइज बता रहा था कि मार्गला हिल्स पर स्नोफॉल होती है, वो भी नहीं दिखाई तुमने। फाड़ खाने वाले अंदाज में कहती बेड से उतरी तो इसके जिक्र पर बलाज के चेहरे के जाविये पल में बिगड़े थे। अब ऑस्ट्रेलिया में मजनू बना घूम रहा होगा। आहिस्ता से बड़बड़ाया क्योंकि सारम ने ही इसकी रवानगी की खबर दी थी। क्या कहा? घूर कर इसे देखा। कुछ नहीं, आओ तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। अपनी हंसी दबाता बोला तो इसकी हल्की सी चीख निकली। मैं जान से मार दूंगी तुम्हें अगर कोई किस्सा लेकर बैठे। इसकी कहानी वो एक माह में अच्छी तरह समझ गई थी। बलाज ने घूर कर इसे देखा और वो छोटी सी शरारत कर गया तो दनी ने जोर से बाल खींचे और दूर हटती रुख मोड़ कर बैठ गई। अच्छा यार, कल खा लेना नाश्ते पर। बस इसके रूठने पर उसने फिर छेड़ा, मगर वो खामोशी से अपनी सूखी मेहंदी उखाड़ती रही। कैसे मानोगी? इसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते पीछे से उसने हसार में लिया। हटो, बात मत करो मुझसे। अपने कंधे से इसका चेहरा हटाया। जालम लड़की, उठो, चैन न लेने देना मुझे। एक गहरी सांस भरता बेड से उतरा। दनीन की आंखें यकदम ही चमक उठी। अपना दुपट्टा उठाती फौरन उठ खड़ी हुई। शाल ओढ़ो और हाथ बिल्कुल कवर करो, एक झलक भी नजर नहीं आनी चाहिए। घूर कर इसे शाल उड़ाई तो वो बस आंखें घुमा कर रह गई। वो कार के पास खड़ी बलाज का वेट कर रही थी। हर तरफ सन्नाटा छाया था पूरे स्ट्रीट पर। बस एक दो शॉप्स ही खुली थी। ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होते मुस्कुराकर सख्ती से शाल अपने गिर्द लपेट ली। इससे हमेशा से ही ऐसा सर्द मौसम बहुत पसंद था, मगर ये नहीं मालूम था कि इसका रब ये मौसम इसे मनचाहे शख्स के साथ अता कर देगा। दनीन, जब भी किसी ने इसे पुकारा तो उसने मुड़कर देखा। ब्लैक स्वेटर और जीन्स में जैद खड़ा इसे हैरत से देख रहा था। जैद, तुम यहाँ? इसने भी ताज्जुब से देखा। इस रात के बाद शायद ही कभी वो याद भी आया हो। मैं ऑफिस की जानिब से मीटिंग अटेंड करने आया था इस्लामाबाद। और तुम? इसकी खिलती रंगत पर प्यारी सी मुस्कान और मेहंदी से सजे हाथ पांव जैद के दिल में लगी पछतावे की आग को मजीद हवा देने लगी। मैं तो यहीं रहती हूँ, आम से लहजे में कहती आइसक्रीम शॉप को देखने लगी जहाँ से बलाज इसका फेवरेट फ्लेवर लेकर तेजी से आ रहा था। किसके साथ? दिल में एक मुहिब से उम्मीद थी कि शायद किसी के नाम से ना जुड़ी हो। अपने शोहर के साथ। अपने अकब से एक गरजदार आवाज सुनी तो एकदम चौंक कर मुड़ा। सर तैमूर, आप? इसने बेयकीनी से इसे देखा जब दानीन के कंधे पर अपना मजबूत हाथ रख चुका था। दानीन ने बेखुदी से इसे तकती चली गई। हाँ, मैं, और मेरा नाम तैमूर नहीं मेजर बलाज जुल्फ़कार है, और ये मेरी वाइफ दानीन बलाज। बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोला, वरना बस नहीं चल रहा था कि इस शख्स की आंखें निकाल दे जो फुर्सत में खड़ा इसकी बीवी को देख रहा था। दानीन के लबों पर भी एक मुस्कुराहट दौड़ गई। नजरें अब भी इसी पर थी। जैद का रंग एक पल के लिए बिल्कुल सर्द पड़ गया था। ओह, यू डोंट माइंड, हमें जाना है। वैसे कल हमारा रिसेप्शन है, ज़रूर आना। बिलाज की आवाज़ पर वो जैसे होश की दुनिया में वापस आया। मैं चलता हूँ, खुशी हुई आप दोनों से मिलकर। बामुश्किल खुद को नॉर्मल रखकर कहता अपनी कार की जानिब बढ़ गया। हाँ, वो तो तेरी शक्ल ही बता रही है। घूर कर उसकी पुश्त को देखा और दानीन को जो नरम सी मुस्कान लिए से देख रही थी। मत देखो, इश्क कर बैठोगी। इसकी नाक खींचकर कार का दरवाज़ा खोला। ओह, मेरी खुशफहमी। आंखें घुमाती शॉपर लेकर कार में बैठ गई। अब भला क्या कहती कि ये वारदात तो इसके दिल पर कब की हो चुकी थी। बलाज का जोरदार कहका गूंजा था। माय लव, तुम्हारे दिल की एक एक सरगोशी जानता है बलाज जुल्फ़कार। कार में बैठकर इसका माथा चुमा तो दानीन हसन को अपना चेहरा सुर्ख पड़ता महसूस हुआ। लबों पर एक दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। वो दिल का मकीन था, भला कुछ छुप सकता था इसे। कार स्टार्ट करते एक मुस्कुराती नज़र इस पर डाली, वो खिलकर मुस्कुरा दी। बलाज जुल्फ़कार के दिल की मकीन भी वही थी और ये बात इसे इसके मुंह से सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट एक खूबसूरत से नावल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा ख्याल मेरे चैनल का भी रखिएगा। नावल को पसंद आए तो लाजमी शेयर करें और कमेंट करें, और इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। जी जी जी, पोती आ गई है।
क्या मतलब है तुम्हारा बलाज? अगर तुमने अभी ड्यूटी ज्वाइन करने का सोचा भी तो मुझसे बात मत करना। टिफिन से इसका लंच निकालती गुस्से से बोली। अच्छा, घर तो शिफ्ट हो सकता हूँ ना अपने रूम में? एक नज़र सर झुकाए बैठी दानीन को देखा, जो न जाने किस तरह खुद पर जब्त किए बैठी थी। तभी सारम और फारहा रूम में दाखिल हुए थे और फाइज भी साथ था। हेलो मेजर बलाश, कैसे हैं आप? इन लोगों से इंसिडेंट का पता चला था। फाइज ने खुशदिली से हाथ मिलाया। वो इसकी इयादत के लिए आया था, मगर दानीन को देखकर तो आंखों की कंदीलें ही जल उठी। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने हूँ। वो लब भींच कर मुरव्वतन मुस्कुरा दिया। मैंने आप लोगों के मिशन के बारे में सुना, बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस गैंग का खात्मा किया है आपने। मुतासिर कुन अंदाज में बोला तो सारम भी मुस्कुरा दिया। बस अल्लाह ने मदद कर दी हमारी। आओ बेटा बैठो ना। जुवेरिया बेगम ने टेबल पर चाय का थर्मस रखते हुए कहा तो वो जैसे इंतजार में ही था, फौरन दनीन के बराबर वाले सोफे पर बैठ गया। थैंक्स आंटी, चह कर बोला। बलाज की आंखें जब से सुर्ख होने लगी। आप कैसी हैं? फारहा भी इसी के बराबर में बैठी थी। ठीक हूँ। इन सब की मौजूदगी ने इसे संभलने का मौका दे दिया था। और इस्लामाबाद घूमी कुछ? नजरें बार बार इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। जी पूरा घूम ली, इतना सा तो है। जलते लहजे में मुस्कुराकर बोली तो फारहा के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। एक नज़र बलाज को देखा, जो अपनी तपती निगाहों से दोनों को खाकस्तर करने में लगा था। हाथ में मौजूद गिलास पर गिरफ्त यकदम ही मजबूत हुई थी और एक चनाके की आवाज़ से हाथ में ही टूट गया। सबने चौंक कर इसे देखा। ये क्या किया तूने? सारम तेजी से करीब आया। पूरा हाथ खूनम खून हो चुका था। जुवेरिया बेगम भी परेशान हो उठी थी। बेटे कैसे कैसे हो गया ये? फारहा नर्स को बुलाओ जल्दी। टिश्यू से खून साफ करती घबराकर बोली। कुछ नहीं हुआ माँ, बस बेध्यानी में टूट गया। नजरें अब भी इसी पर थीं। वो भी हैरान सी इसके हाथ को देख रही थी, मगर करीब आने की कोशिश नहीं की थी। नर्स ने आकर जल्दी से ड्रेसिंग करके पेन किलर दे दी थी। आप सब उन्हें रेस्ट करने दें, मैंने पेन किलर दे दी है। नर्स के कहने पर सब बाहर निकल गए, मगर बलाज ने सारम को रोक लिया था। फाइज को अपनी जुबान में समझा दे कि वो मेरी बीवी है, वरना मेरा अंदाज तुझे पसंद नहीं आएगा। सर्द लहजे में कहता आंखें बंद कर गया था, जबकि वो हक्का बक्का खड़ा रह गया था। कितना मुश्किल था इस मंजर को जहन से मिटाना। कितनी बेबसी थी। वो इसकी बीवी, इसकी महरम होते हुए इस शख्स से सवाल नहीं कर सकती थी कि तुमने किस हक से अतन का हाथ पकड़ा था, किस हक से मुस्कुरा कर इसे देखा था, मगर इसे ऐसा कोई हक हासिल ही नहीं था। सिसकते हुए ड्रेसिंग टेबल पर सजी चीज़ें एक झटके में बिखेर डाली। वो आज इस शख्स के नज़र में आने के लिए कितना दिल से तैयार हुई थी। सिर्फ अपने कल के रवैये का मदावा करना चाहती थी, मगर इस शख्स को कहाँ उसकी परवाह थी। वो तो अपने रूठे इश्क को मनाने में लगा था। मैं ही अहमक थी जो खुद को बेमोल करने तुमसे मिलने चली गई, सिर्फ अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। ड्रेसिंग के साथ लगी फूट फूट कर रो पड़ी। तुम्हारे दिल में सिर्फ अदन है तो क्यों मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो? नहीं बलाए जुल्फकार, मजीद नहीं। अपने आंसू रगड़ते अलमारी की जानब बढ़ी और पासपोर्ट और हैंड बैग लेकर रूम से बाहर निकल गई। वो अपनी बालकनी में खड़ी लॉन में फिरती तितलियों और चिड़ियों का रक्स देख रही थी। सिर्फ एक शख्स के दूर होने से जिंदगी कितना बदल गई थी, कितनी खाली और बेरंग लगने लगी थी। अफसरदगी से सर झटकती कमरे में आकर बैठ गई थी बेड पर। अभी हाथ लिया था, अभी बात लिया था, सॉरी गाइस, अभी बात लिया था, इसीलिए हल्की हल्की सर्दी महसूस हो रही थी। अदन फौजिया बेगम नॉक करके कमरे में आई तो वो बैठी अपने बेड बाल सुलझा रही थी। उन्होंने हाथ से ब्रश लिया और इसके बालों में फेरने लगी। भला आज घर शिफ्ट हो गया था, जुवेरिया ने बताया। सोच रही हूँ मिलो। इनकी बात पर सर झुका गई। ठीक है, आहिस्ता से बोली। अदन बेटा, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। इनकी बात पर इसने रुख मोड़कर उन्हें देखा। कैसी बात? हमाद की फैमिली तुम्हारे लिए रिश्ता लाना चाहती है। इसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, जबकि अदन को लगा किसी ने कमरे की छत ही इस पर गिरा दी हो। ये कैसे मुमकिन था? डॉक्टर हमाद इसके दिल के तमाम राज जान चुके थे और वो खुद किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। मामा, ये कैसे हो सकता है? इसने बेयकीनी से उन्हें देखा। क्यों नहीं हो सकता भला? क्या कमी है हमाद में? इतना प्यारा बच्चा है। घूर कर उसे देखा। मामा, आप समझ क्यों नहीं रही? लब काटती बेबसी से बोली थी। और डॉक्टर हमाद भी ऐसा नहीं चाहते होंगे। वो इनकी डायरी को कैसे भूल सकती थी? मेरी पगली बेटी, वो ही तो भेज रहा है ये रिश्ता।
इसकी थोड़ी पकड़ती हंसकर बोली तो अदन को लगा जैसे इसे सुनने में गलती हुई हो। क्या? वो इस झूठ पर मरकर भी यकीन नहीं कर सकती थी। दिल में एक लावा सा पकने लगा। वो शख्स कैसे सबको धोखा दे सकता था और क्यों दे रहा था? बस इसकी कंडीशन देखकर। उफ, एक तो ये लड़कियां कितनी बेवकूफ़ होती हैं यार। इसका गम गुस्से से सर फटने लगा। मामा, अभी मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ, इस टॉपिक को यहीं रोक दें। अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते उठ खड़ी हुई। लेकिन हम दोबारा इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझ आई? वो भी इसे तनबीह करती कमरे से निकल गई थी जबकि वो लब भेंच कर रह गई थी। अदन, तुम यहाँ? अपने दरवाजे पर इसे खड़े देखकर हैरान ही तो रह गए थे, मगर वो बगैर कुछ कहे अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हो गई। ये एक जदीद तर्ज का खूबसूरत अपार्टमेंट था जिसे वाइट और ब्लू थीम से डेकोरेट किया गया था। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे, क्या आप किसकी इजाज़त से अपना रिश्ता भेज रहे हैं? मुड़कर इसे देखा, लहजा बिल्कुल स्पॉट था। मुझे किसी की इजाज़त दरकार नहीं, पुरसुकून लहजे में कहता इसके सामने सोफे पर बैठ गया। क्या मतलब आपको इजाज़त दरकार नहीं? आखिर आप कैसे भेज सकते हैं? इनका सुकून इसे आग ही लगा गया था। अच्छा, और क्यों नहीं भेज सकता? मुझे रीज़न दो। लहजा हनूस वही था। वो बेयकीन नज़रों से उन्हें देखती चली गई। क्या आप नहीं जानते कि मैं किसी और से? चीखते हुए आखिर में आवाज़ रुंध गई थी। हाँ, मगर वो टॉपिक क्लोज हो चुका है और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। इत्मीनान से कहते इसके सामने आ रुके। इस बात का ताल्लुक आपसे नहीं कि वो टॉपिक क्लोज हुआ है या नहीं, समझ आई आपके? अपनी नम आंखों से घूर कर इसे देखा जो उसके सब्र के इम्तिहान ले रहा था। क्यों नहीं है मेरा ताल्लुक? क्या सारी जिंदगी इस शख्स के हिजर में गुजार दोगी? इसका बाजू पकड़कर सख्ती से बोले थे तो अदन ने धंग अंदाज में अपने बाजू पर इनका हाथ दिखा, फिर गुस्से से उनकी सुर्ख पड़ती आंखों में झांका। कैसे भी गुजारूं मैं अपनी जिंदगी, मगर आपके सहारे तो मरकर भी नहीं गुजारूंगी, समझ आई आपको? इसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करती गुर्रा उठी। मैं भी देखता हूँ कैसे करती हो तुम अपनी मनमानी। ना, मैंने तुम्हें मिसिस हमाद रजा बनाया तो मेरा जो चाहे नाम रख देना। दोनों बाजू पकड़कर खुद से करीब करते सर लहजे में धाड़े थे। अदन को अपना पूरा वजूद सुन पड़ता महसूस हुआ। आखिर क्यों कर रहे थे वो ऐसा? क्यों दे रहे थे इसे अजियत? आंखों से खुद ब खुद आंसू गिरने लगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो किसी और को पसंद करते हैं, किसी और से मोहब्बत करते हैं। वो डायरी। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले उन्होंने झटका दिया और इसे छोड़ा और लबों पर एक ज़हरखान मुस्कुराहट लिए अपने कमरे की जानब बढ़ गए। वो बस हैरानगी की तस्वीर बनी खड़ी थी जब वो इस डायरी समेत इसके नज़दीक आ रहे थे। इसी डायरी की बात कर रही थी ना अदन बशीर? तुम तो आज देख ही लो। हमाद रजा ने किसी पत्थर के बुत से इश्क किया था। सुर्ख आंखों से डायरी को देखते इसके हाथ में थमा गए, मगर वो बुत बनी खड़ी थी। देखो अदन, तुमने ही कहा था जिस दिन आपने इस डायरी के राज डिस्क्लोज किए मैं भी अपने राज बता दूंगी, मगर तुम्हें क्या मालूम मदन बशीर के तुम्हारे दिल के राजों से तो हमाद रजा पहले दिन से ही आगाह था, और ना ही तुम ये जान सकती हो कि ये आगाही कितनी जालिम शय होती है। एक नज़र इसके आंसुओं से तर चेहरे पर डालकर सर झटकते बालकनी की जानिब बढ़ गए। अदन ने धुंधलाई नज़रों से उन्हें जाते देखा और लरसते हाथों से डायरी खोल दी, मगर इसके पहले ही सफ़े ने इस डायरी का उन्वान बता दिया था जो अदन को साकित कर गया था। मेरा इश्क हो तेरी ज़ात हो। इस लाइन के नीचे अदन की 4 साल पुरानी फेयरवेल की खिलखिलाती हुई तस्वीर लगी थी। इसने सोफे की आम पकड़कर खुद को गिरने से बचाया था। एक इश्क वो था जो भला जुल्फकार ने इस मट्टी से किया था जिसके लिए वो इस इश्क में डूबी लड़की को फरामोश कर गया था। एक इश्क वो था जो अदन बशीर ने भला जुल्फकार से किया था, मासूम और जज्बाती। और एक इश्क हमाद रजा ने अदन बशीर से किया था, खामोश पुरसुकून, जो आज तक सिर्फ इन्हीं के दिल की कैद खानों में बंद रहा था। पूरी डायरी अदन की पसंदीदा गज़लों और इसकी खिलखिलाती तस्वीरों से भरी पड़ी थी। वो खामोशी से अपने खिलखिलाते चेहरे को घूरती रही। जब उन्होंने इसके हाथ से डायरी लेकर बंद कर दी, अदन ने चौंक कर सर उठाया। खड़ी हो, आओ मैं घर छोड़ दूँ तुम्हें, स्पॉट लहजे में कहते टेबल से कीज उठाने लगे, मगर वो वहीं जमी रही। क्या बात है? मुड़कर इसे देखा। आपने कभी बताया क्यों नहीं? लब काटते आहिस्ता से बोली और वो गहरी सांस भर कर रह गई। बिलफर्ज मैं बता भी देता
तो क्या तुम मुझे मुस्बत जवाब देती? खुद अपने दिल से पूछो। इसके बराबर में बैठते इसका रुख अपनी जानिब किया, जो अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और अब क्यों किया? सिसकते हुए उन्हें देखा। अब रिस्क नहीं लेना चाहता, अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। जैसे तुम बेबस थी अपनी मोहब्बत में, मैं भी बिल्कुल वैसे ही बेबस हूँ तुम्हारे सामने। लबों पर एक बेबसी मुस्कुराहट आई थी। अदन उन्हें तकती चली गई। मत देखो ऐसे, वरना आज ही निकाह के लिए तुम्हारे वालिदैन के घर पहुंच जाऊंगा। इसके ब्राउन खूबसूरत कंचों में देखकर बज़ाहिर हंसते हुए बोले, जबकि अदन का चेहरा लम्हों में ही सुर्ख पड़ा था। वो फौरन चेहरा झुका गई। अदन इसका हाथ थामकर शिद्दत से पुकारा। इनकार तो नहीं करोगी ना? बहुत मान से पूछा था। अदन एक नज़र इनके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखा। आप घर छोड़ रहे हैं या मुझे खुद ही जाना पड़ेगा? हल्का सा मुस्कुराकर उन्हें देखा तो डॉक्टर हमाद के लबों पर भी दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। ओके चलो। कीस उठाते इसके साथ उठ खड़े हुए। इस फैसले पर इसका दिल मुतमिन था, क्योंकि अल्लाह ने जिस शख्स को इसके लिए चुना था वो कम ज़र्फ नहीं था और इसे बेपनाह मोहब्बत करता था। आज जान गई थी कि वो अल्लाह के साबरीन लोगों की फहरिस्त में थी, जिन्हें अल्लाह आजमा कर नवाजता है। दानीन बता रही थी, काफ़ी बेहतर है अब तबीयत। हाँ अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा खतरनाक चोटें नहीं थी। अपने दुखते सर को दबाते हुए बोला। और ड्यूटी कब से ज्वाइन कर रहा है? अभी बिल्कुल मत करियो, कुछ दिन का ब्रेक ले, बल्कि ऐसा कर यहाँ कनाडा आ जा। उसकी बात पर बिलाज की लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। सीधा बोलना, बहन याद आ रही है? इसके मीठे से तंज पर असद का शानदार कहका गूंजा था। कुछ भी कह, मगर हॉलीडेज यहीं गुजारनी है तूने। वो भी धौंस से बोला। चल ठीक है, फिर बात होगी। खुदाफिज कहता कॉल काट गया था। इसके घर शिफ्ट हुए 2 दिन इसे हो चुके थे, मगर इसे सामना ना होने के बराबर हुआ था। रात को भी न जाने कहाँ सोती थी, जो अब तक जुवेरिया बेगम की नज़रों में ना आ सकी थी। वो जैसे इसके ज़ब्त का इम्तिहान दे रही थी, जिसमें बलाश जुल्फ़कार बुरी तरह नाकाम हुआ था। कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते आधा घंटा हो चुका था। सोच सोच कर सर दर्द से फटने को था। बात लेने की घर से अलमारी खोली और अपनी जंजलाहट बेचारे तहशुदा कपड़ों पर ही निकालने लगा। तभी दानीन का बैग और इन्वेलप नीचे गिरा। शायद उजलत में रखा गया था। इसने झुककर बैग और इन्वेलप उठाया। ये क्या है? उलट पुलट कर इन्वेलप को देखा और खोला। ओह, तो फरार होना चाहती हो तुम? माथे की रगें तो यकदम ही तन गई थी। इन्वेलप को मुट्ठी में दबाता सख्ती से जबड़े भींच गया। मैं बताता हूँ तुम्हें तो। दोनों चीजें कबर्ड में फेंककर बाहर की जानब बढ़ गया। वो रुदाबा की किसी बात पर मुस्कुराती हुई ऊपर ही आ रही थी। इसे देखकर दोनों ही रुक गई। अरे भाई, आपकी अम्मा जान ने देख लिया ना कि आप कमरे से बाहर निकल कर इनका कर्फ्यू ख़त्म करना चाहते हैं, तो सोच लें। खैर नहीं फिर। जुवेरिया बेगम की हद से ज़्यादा एहतियात पर हंसते हुए बोली, मगर बलाज की सुर्ख निगाहें इस पर थी, जो इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई थी। रुदाबा को नज़रअंदाज करता इस तक आया और कलाई जकड़ कर कमरे की तरफ ले जाने लगा। दानीन ने धंग नज़रों से इसे फिर मुड़कर रुदाबा को देखा, जो कंधे झुकाकर मुस्कुराती हुई अपने कमरे की जानब बढ़ गई थी। छोड़ो मुझे, आखिर मसला क्या है? हाँ, दबी दबी आवाज में गुर्राते अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर वो घसीटता हुआ कमरे में ले आया और धाड़ की आवाज से दरवाज़ा बंद किया। दानी ने यकदम ही अपनी आंखें मींच लीं। बताता हूँ मैं तुम्हें भी क्या मसला है मेरा। एक गुस्सीली निगाह इस पर डालकर अलमारी की जानब बढ़ा। वो सहमी हुई निगाहों से इसे देख रही थी, जबकि इसने एनवेलप निकाल कर इसके मुंह पर फेंका। बदतमीज़ है वैसे ये। मेजर बलाज, क्या है ये? हाँ, क्या है ये सब? धाड़ता हुआ इसके नज़दीक आया तो दनी ने भी सुर्ख पड़ती आंखों से इसे देखा। क्यों, देखा नहीं तुमने? मेरा पासपोर्ट और वीज़ा है। बहुत जल्द जाने वाली हूँ मैं यहाँ से। फिर जो दिल चाहे करते फिरना। लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ गई थी। क्या मतलब? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मनमानी करने दूंगा? इसका बाजू अपने आहनी शिकंजे में जकड़ता धाड़ उठा। छोड़ो मुझे, इस ड्रामे की ज़रूरत नहीं। मैं कनाडा जाकर सब क्लियर कर दूंगी। कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। फिर जैसे चाहे और जिसके साथ चाहे ज़िंदगी गुजार सकती हो। इसकी आंखों में आंखें डालकर जिस पर जोर देती बोली थी। अच्छा, ज़रा बताओ मुझे, किसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ मैं अपनी? इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर करीब करता गंभीर लहजे में बोला तो दनीन के हल्क में एक गोला सा अटकने लगा। अपना चेहरा छुड़ाती रुख मोड़ गई। जिससे मोहब्बत करते हो इसके साथ?
मैं और मेरी फैमिली तुम्हारे कर्जदार हैं। तुमने बुरे वक्त में साथ दिया था, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी सारी ज़िंदगी इस कंप्रोमाइज़ के साथ गुजार दो। लहजे को हर सूरत नॉर्मल रखने की कोशिश की थी, मगर इन आंखों का क्या करती जो ज़ब्त ना कर सकती थी। बिलाल ने एक झटके से इसे दोबारा अपने करीब किया था। वो सहमी हुई नम निगाहों से इसे देखने लगी। ये कैसा कंप्रोमाइज़ है कि मैं सारी दुनिया से बेजार बस इन दो नैन को ढूंढता फिरता हूँ, और इस कंप्रोमाइज़ में कैसी लज्जत है कि मैं दनीन हसन को हमेशा अपने करीब रखना चाहता हूँ। बताओ मुझे। नैन, तुम्हारा तुम कहना क्यों अच्छा लगने लगा है? बिलाल जुल्फ़कार को इसकी थोड़ी पकड़कर अजब खोए खोए लहजे में बोला तो दनीन ने घबरा कर इसे देखा। बताओ दनीन हसन, क्या तुम भी ऐसा कंप्रोमाइज़ कर रही हो? लबों पर नशीन मुस्कुराहट थी, जैसे इसकी घबराहट समझ रहा हो। छोड़ो मुझे। इसे धक्का देना चाहा, मगर वो इतना आसान नहीं था। जानती हो, इस मिशन को इतने दिन पेंडिंग में डालकर कितनी बड़ी गलती की। काश मेरी ज़िंदगी के पहले मिशन में ही तुमसे टकराव हो जाता तो इतना अरसा इतना खाली ना फिरता। इसके लब पर अपने गश्त शहादत फेरते इसके बेयकीन स्याह नैन में झांक रहा था। झूठ। अगर ऐसा होता तो तुम मदन के हाथ पर अपना हाथ ना रखते, इसे मुस्कुरा कर नहीं देखते। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुम भी इससे। सरनफी में हिलाते भराए लहजे में बोल रही थी, मगर वो लब पर उंगली रखकर खामोश करा गया। वो मुझसे मोहब्बत करती है या करती थी, यह अदन बशीर का मसला है, मगर मैंने हमेशा इसका एहतराम किया है, दोस्त समझा है, और शायद अगर ज़िंदगी में तुम ना होती तो वो आ भी जाती। मगर अब इसका ठंडा पड़ता हाथ थाम कर अपने दिल पर रख दिया। अब यहाँ इन दो नैन के अलावा कुछ नहीं, और इस बात की इजाज़त तुम्हें भी नहीं दूंगा दनीन हसन कि मेरे दिल और मेरे बीच में आओ। इसके कान के करीब झुककर सरगोशी करता बोला। सुना है हश्र हैं उसकी ग़िज़ाल सी आँखें, सुना है उसको हिर दश्त भरकर देखते हैं, सुना है उसकी स्याह चश्मगी क़यामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर कर देखते हैं। उसके खूबसूरत लहजे पर दनीन हसन का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। कहाँ से लाई हो ये आंखें? लहजा बहुत बेबस था। इसे लगा वो शख्स की कुर्बत से पिघल जाएगी, एकदम इससे दूर हुई। इतनी खामोश तो पहले कभी नहीं रही। इसके बाल कैचर से एक झटके से आज़ाद कराए थे। देखो तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। नजरें चुराते कतरा कर निकलना चाह। वो कहाँ तैयार थी इसके इस खूबसूरत इजहार के लिए। अभी तो किसी और की हालत ख़राब लग रही है। महफूज होती इसकी घबराई सूरत अपनी जानब की तो दनीन ने एक नज़र इसकी आंखों में देखा, जहाँ बस वो थी और इसकी खूबसूरत नैन। चंद पल यूं ही बीत गए। क्या सच में इतना प्यारा है ये कंप्रोमाइज़? इसके खोए खोए लहजे पर बिलाज ने इसे देखा। इसके लिए तुम्हें बिलाज जुल्फ़कार को करीब से जानना पड़ेगा। बोलो, क्या मेजर बिलाज सारी ज़िंदगी के लिए कबूल है? वो गंभीर लहजे में बोला, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आंखें भी खोलती। बस मुस्कुराते हुए अपना चेहरा इसके सीने में छुपा गई। इस खूबसूरत अंदाज पर तो बिलाज जुल्फ़कार दिलो जान से फ़िदा होता, मजबूती से इसे अपनी बाहों में कैद कर गया था। रात के 1 बजे के करीब डार्क ग्रीन कुर्ता पजामा में दुपट्टे से बेनियाज बेडरूम में दाखिल हुई, जहां अंधेरा छाया हुआ था। अपनी कोनी से दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि चारों हाथ पाँव पर मेहंदी लगी थी, जो भी पूरी तरह सूखी नहीं थी। इसे सोता देखकर तो इसका पारा ही चढ़ गया। मैं कब से अपनी कमर तुड़वा कर मेहंदी लगवा रही थी, और ये यहाँ इत्मीनान से सो रहे हो तुम? इसके मुंह पर से कंफर्टर हटाते चीखी। यार डिस्टर्ब नहीं करो, कल मेरा रिसेप्शन है और मैं तो बिल्कुल फ्रेश दिखना चाहता हूँ। वापस अपना मुंह ढांपते नींद भरी आवाज़ में बोला तो वो मुंह खोले इसे देख रही थी। मतलब दुल्हन से ज़्यादा इसे अपनी परवाह थी। मेजर बिलाज, अगर तुम 1 मिनट के अंदर नहीं उठे तो मैं अपनी पूरी मेहंदी धो दूंगी, समझ आई? धमकी देती वाशरूम की जानब बढ़ गई और बिलाज की अगली ही सेकंड नींद उड़नछू हो चुकी थी। नैन, मार खाओगी मुझसे। कंफर्टर साइड पर फेंकता पीछे भागा। इतनी मुश्किलों से तो मेहंदी लगवाई थी इसने। नहीं, तुम सो, और तुम सो कर नींद पूरी करो, तब कर बोली, जबकि बिलाज की नजरें अब इस पर थी, जो कुछ ज्यादा ही दिलकश लग रही थी, और इस पर मेहंदी वो जैसे बेखुद सा हो गया था। मैं क्या कह रही हूँ? घूर कर बोलो ना, क्या कह रही हो?
वो मखमूर लहजे में बोला तो दनीन के इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजने लगी। तुमने कहा था आइसक्रीम खिलाओगे, मैंने मेहंदी लगवाई तो? इसे वादा याद दिलाया। मेरा दिमाग खराब है जो इतनी ठंड में तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं और अपना रिसेप्शन खराब कर लूं। इससे अपने हसार में लिया। तुमने वादा किया था मुझसे मेहंदी लगवाते वक्त, इससे दूर होकर बोली। वो आंटी और मॉम के सामने तुम्हें चुप करवाने के लिए कहा था, मेरी भोली बिल्ली। मुस्कुराते हुए इसके तपे तपे नकोश देखे। असद भी फैमिली समेत कनाडा से इनका वलीमा अटेंड करने आया हुआ था। दूर हटो, मैंने तुमसे बड़ा धोखेबाज नहीं देखा। इस पूरे महीने में ना कहीं घुमाया। फारा का कज़न फाइज बता रहा था कि मार्गला हिल्स पर स्नोफॉल होती है, वो भी नहीं दिखाई तुमने। फाड़ खाने वाले अंदाज में कहती बेड से उतरी तो इसके जिक्र पर बलाज के चेहरे के जाविये पल में बिगड़े थे। अब ऑस्ट्रेलिया में मजनू बना घूम रहा होगा। आहिस्ता से बड़बड़ाया क्योंकि सारम ने ही इसकी रवानगी की खबर दी थी। क्या कहा? घूर कर इसे देखा। कुछ नहीं, आओ तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। अपनी हंसी दबाता बोला तो इसकी हल्की सी चीख निकली। मैं जान से मार दूंगी तुम्हें अगर कोई किस्सा लेकर बैठे। इसकी कहानी वो एक माह में अच्छी तरह समझ गई थी। बलाज ने घूर कर इसे देखा और वो छोटी सी शरारत कर गया तो दनी ने जोर से बाल खींचे और दूर हटती रुख मोड़ कर बैठ गई। अच्छा यार, कल खा लेना नाश्ते पर। बस इसके रूठने पर उसने फिर छेड़ा, मगर वो खामोशी से अपनी सूखी मेहंदी उखाड़ती रही। कैसे मानोगी? इसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते पीछे से उसने हसार में लिया। हटो, बात मत करो मुझसे। अपने कंधे से इसका चेहरा हटाया। जालम लड़की, उठो, चैन न लेने देना मुझे। एक गहरी सांस भरता बेड से उतरा। दनीन की आंखें यकदम ही चमक उठी। अपना दुपट्टा उठाती फौरन उठ खड़ी हुई। शाल ओढ़ो और हाथ बिल्कुल कवर करो, एक झलक भी नजर नहीं आनी चाहिए। घूर कर इसे शाल उड़ाई तो वो बस आंखें घुमा कर रह गई। वो कार के पास खड़ी बलाज का वेट कर रही थी। हर तरफ सन्नाटा छाया था पूरे स्ट्रीट पर। बस एक दो शॉप्स ही खुली थी। ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होते मुस्कुराकर सख्ती से शाल अपने गिर्द लपेट ली। इससे हमेशा से ही ऐसा सर्द मौसम बहुत पसंद था, मगर ये नहीं मालूम था कि इसका रब ये मौसम इसे मनचाहे शख्स के साथ अता कर देगा। दनीन, जब भी किसी ने इसे पुकारा तो इसने मुड़कर देखा। ब्लैक स्वेटर और जीन्स में जैद खड़ा इसे हैरत से देख रहा था। जैद, तुम यहाँ? इसने भी ताज्जुब से देखा। इस रात के बाद शायद ही कभी वो याद भी आया हो। मैं ऑफिस की जानिब से मीटिंग अटेंड करने आया था इस्लामाबाद। और तुम? इसकी खिलती रंगत पर प्यारी सी मुस्कान और मेहंदी से सजे हाथ पांव सैद के दिल में लगी पछतावे की आग को मजीद हवा देने लगी। मैं तो यहीं रहती हूँ, आम से लहजे में कहती है। आइसक्रीम शॉप को देखने लगी जहाँ से बलाज इसका फेवरेट फ्लेवर लेकर तेजी से आ रहा था। किसके साथ? दिल में एक मुहिब से उम्मीद थी कि शायद किसी के नाम से ना जुड़ी हो। अपने शोहर के साथ। अपने अकब से एक गरजदार आवाज सुनी तो एकदम चौंक कर मुड़ा। सर तैमूर, आप? इसने बेयकीनी से इसे देखा जो दनीन के कंधे पर अपना मजबूत हाथ रख चुका था। दनीन ने बेखुदी से इसे तकती चली गई। हाँ, मैं, और मेरा नाम तैमूर नहीं मेजर बलाज जुल्फकार है, और ये मेरी वाइफ दनीन बलाज। बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोला, वरना बस नहीं चल रहा था कि इस शख्स की आंखें निकाल दे जो फुर्सत में खड़ा इसकी बीवी को देख रहा था। दनीन के लबों पर भी एक मुस्कुराहट दौड़ गई। नजरें अब भी इसी पर थी। जैद का रंग एक पल के लिए बिल्कुल सर्द पड़ गया था। उफ, यू डोंट माइंड, हमें जाना है। वैसे कल हमारा रिसेप्शन है, जरूर आना। बिलाज की आवाज़ पर वो जैसे होश की दुनिया में वापस आया। मैं चलता हूँ। खुशी हुई आप दोनों से मिलकर। बामुश्किल खुद को नॉर्मल रखकर कहता अपनी कार की जानिब बढ़ गया। हाँ, वो तो तेरी शक्ल ही बता रही है। घूर कर उसकी पुश्त को देखा और दनीन को जो नरम सी मुस्कान लिए से देख रही थी। मत देखो, इश्क कर बैठोगी। इसकी नाक खींचकर कार का दरवाजा खोला। ओह, मेरी खुशफहमी। आंखें घुमाती शॉपर लेकर कार में बैठ गई। अब भला क्या कहती कि ये वारदात तो इसके दिल पर कब की हो चुकी थी। बलाज का जोरदार कहका गूंजा था। माय लव, तुम्हारे दिल की एक एक सरगोशी जानता है बलाज जुल्फकार। कार में बैठकर इसका माथा चुमा तो दनीन हसन को अपना चेहरा सुर्ख पड़ता महसूस हुआ। लबों पर एक दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। वो दिल का मकीन था, भला कुछ छुप सकता था इसे।
کار سٹارٹ کرتے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی، وہ کھل کر مسکرا دی۔ بلا ذوالفقار کی دل کی مکین بھی وہی تھی اور یہ بات اسے اس کے منہ سے سننے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک خوبصورت سے ناول کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور تھوڑا سا خیال میرے چینل کا بھی رکھیے گا۔ ناول کو پسند آئے تو لازمی شیئر کریں اور کمنٹ کریں